हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप पांचाल आज एक बार फिर आपका इस फेसबुक पेज पर जुड़ने पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली सीरीज में मैंने सीपीसी के ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 5 तक आपके सामने डिस्कस किए। आज मैं आपके सामने सीपीसी का ऑर्डर 6 जो कि प्लीडिंग इन जनरली कि जो प्लीडिंग के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे कोई प्लीडिंग की जाएगी तो किस तरह की जाएगी, तो मैं आज आपके सामने वो डिस्कस करूंगा कि जो प्लीडिंग के रूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो सीरीज है लेक्चर की वो स्टार्ट करता हूं ऑर्डर 6 से। प्लीडिंग इन जनरली कि प्लीडिंग जैसे ही हम कोर्ट में कोई सूट फाइल करते हैं तो हम सूट फाइल करने के लिए प्लीडिंग किस तरह करेंगे वो रूल्स इसके अंदर इस रूल 6 के अंदर ऑर्डर 6 के अंदर दिए हुए हैं कि एक प्लीडिंग के लिए कैसे कैसे हम आगे जा सकते हैं और क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम आगे जाएंगे। तो उसके लिए ऑर्डर 6 जो है सीपीसी में वो मेंशन कर रखा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऑर्डर 6 की। ऑर्डर 6 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लीडिंग रूल 1 है वो डिसाइड करता है, बताता है कि प्लीडिंग क्या होती है। रूल 1 प्लीडिंग, देखिए प्लीडिंग रूल 1 में प्लीडिंग को बताया गया कि एक रिटन स्टेटमेंट और एक प्लेंट दोनों को इसमें प्लीडिंग में काउंट किया गया है रूल 1 में, क्योंकि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को ड्राफ्ट करना पड़ता है, पर अपने फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, तो दोनों को ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो इसलिए प्लीडिंग के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को प्लीडिंग के अंदर काउंट किया गया है। अब बात आती है कि प्लीडिंग के अंदर हम क्या चीज करेंगे, बेसिक क्या होंगे। तो प्लीडिंग के अंदर जो रूल 2 है वो बात करता है कि उसके बाद प्लीडिंग के अंदर हम सिर्फ फैक्ट मेंशन करेंगे, न कि कोई एविडेंस मेंशन करेंगे। तो रूल 2 कहता है प्लीडिंग टू स्टेट मेंशन फैक्ट नॉट एविडेंस, कि जो प्लीडिंग है उसके अंदर सिर्फ हम फैक्ट्स बताएंगे कि ये फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो हम शूट डायल कर रहे हैं या WS रिटन स्टेटमेंट डायल कर रहे हैं उसके अंदर हम कोई एविडेंस नहीं बताएंगे, ना ही कोई एविडेंस हम देंगे, सिर्फ हम फैक्ट्स बताएंगे। तो इसमें 4 चीजें होंगी। नंबर 1 फैक्ट्स, कि प्लीडिंग में फर्स्ट तो बताना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्स हैं, एविडेंस नहीं देना। सेकंड होगा लीगल राइट, कि आपका क्या लीगल राइट था वो वायलेट हुआ। थर्ड है हमारा वायलेशन, कि जो लीगल राइट था उसका वायलेशन। वायलेशन, कि वायलेशन जो हुआ वो आपका कौन सा उसमें वायलेशन क्या हुआ। फोर्थ होगा हमारा कोज ऑफ एक्शन, कि क्या कोज ऑफ एक्शन था। तो प्लेंट में जो रूल 2 है ये कहता है कि वहां पे हम सिर्फ फैक्ट बताएंगे, एविडेंस नहीं बताएंगे। फैक्ट में होगा कि क्या फैक्ट था, क्या आपके लीगल राइट थे, क्या वायलेशन हुआ है और क्या कोज ऑफ एक्शन था, उसको हम सीरीज में लिखेंगे, ये रूल 2 कहता है। उसके बाद फर्दर हम आएंगे रूल 3 पे। इसके बाद रूल 2 का जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है, सब रूल 2 सब रूल 2 कि जो भी हम प्लीडिंग करेंगे
वो पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। जैसे भी आपने जो भी क्लेम चाहिए या जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में होंगे। आपने सीक्वेंस वाइज पैराग्राफ बनाने होंगे कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, वो सभी पैराग्राफ फॉर्म्स में होंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो डिफेंडेंट है रिटन स्टेटमेंट है वो भी उन्हीं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देगा कि फर्स्ट को मैं डिनाई करता हूं, सेकंड को मैं एक्सेप्ट करता हूं, थर्ड को फिर डिनाई करता हूं। तो जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है, जो प्लेंट है वो पैराग्राफ में होनी चाहिए, जो पैराग्राफ होंगे उन्हीं के अंदर प्लेंट होगी। इसके बाद जो थर्ड रूल है, रूल थर्ड, वो कहता है कि कोई भी सम है, डेट है या अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट्स मींस लिखे होंगे इन वर्ड और इन फिगर। कोई डेट है या कोई अमाउंट का आपने जिक्र कर रखा है या किसी डेट का, वो वर्ड्स में भी होंगे और इन फिगर्स में भी होंगे, ताकि कोर्ट को पता लगे कि एक्चुअल डेट या सम क्या है। क्योंकि अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो हो सकता है उसके साथ कुछ फोर्जरी की जाए, छेड़खानी की जा सकती है, लेकिन फिगर में और वर्ड में होने के बाद ये संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए ये रूल है कि जो सम्स हैं, फिगर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको वर्ड और फिगर में लिखा जाए। उसके सॉरी सब रूल 3 था, सब रूल 3, रूल 2 का सब रूल 3 कि सम, नंबर, ये क्या होंगे, इन वर्ड एज वेल एज इन फिगर। कि ये जो सम्स है, नंबर्स हैं, डेट है, ये वर्ड में भी होंगी और फिगर में भी होंगी। उसके बाद हम आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 क्या कहता है कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, रूल 3 ऑफ प्लीडिंग, कि जो हम प्लीडिंग करेंगे, हमने रूल तो बना दिया कि ये रूल्स हैं, हम इन रूल्स के अंदर ही प्लीडिंग करेंगे, इससे बाहर जाके प्लीडिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए अपेंडिक्स ए, सीपीसी के पीछे एक अपेंडिक्स ए है, अपेंडिक्स ए, कि जो हमारे जो प्लीडिंग होगी इस जो अपेंडिक्स ए दे रखा है सीपीसी में उसके अकॉर्डिंग होगी, उससे बाहर हम प्लीडिंग नहीं करेंगे। अपेंडिक्स ए वैलिड रहेगा। तो जो रूल 3 कहता है कि जो फॉर्म्स होगा प्लीडिंग का वो अपेंडिक्स ए के अकॉर्डिंग होगा, उससे बाहर नहीं होगा। उसके बाद है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, पार्टिकुलर्स टू बी गिवन, कि आपके जो भी पार्टिकुलर्स थे किसी केस से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड, वो आपको अपनी प्लेट में मेंशन करने होंगे। रूल 4, particulars to be given where necessary, to be given where necessary, कि जहां पे आपको लगे कि ये पार्टिकुलर्स मुझे प्लेंट में देने चाहिए, जिसके भी आप पे मैं अपना जो प्लेंट है या अपना जो केस है, सूट है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, तो वो पार्टिकुलर्स आपको देने उस प्लेंट में लिख सकते हैं। तो वो पार्टिकुलर्स क्या है जो आप मेंशन करेंगे अपनी प्लेंट में। फर्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ है, तो वो फैक्ट्स आपको जो पार्टिकुलर्स है वो आपको इस प्लेंट में बताने कि
मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड है उसमें फ्रॉड। फ्रॉड कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ, वो आपको अपनी प्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड हमारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि जहां पे ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो चीजें भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हमारा विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल अगर किसी का डिफॉल्ट किया अपनी इच्छा से, उसको पता था सारे फैक्ट्स के बाद, फिर भी उसने डिफॉल्ट किया है, तो वो भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे विलफुल डिफॉल्ट हुआ है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कि जहां पर ये सभी चीजें आपको पता है कि जो शूट का जो मेन है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, फ्रॉड से हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हुआ है, विलफुल डिफॉल्ट से हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, तो वो चीजें आपको प्लेंट में मेंशन करनी होंगी। वो पार्टिकुलर्स हैं, वो आपने नेसेसरी है प्लेंट में बताने, तो आप उसको बता सकते हो। तो ये रूल 4 था। उसके बाद हमारा रूल 5 है जो रिपील कर दिया गया। उसके बाद है रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट। रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट कि कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कंडीशंस पे होता है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, वो चीजें यहाँ पे हैं। जैसे कि कोई किसी ए ने बी का घर खरीदना था, तो बी ए को इनवाइट करता है कि आप आओ मेरा घर देखो, लेकिन अगर आपको मेरा घर देखना है तो आपने इतने % ऑफ मनी पहले मुझे एडवांस देना होगा। वहां पर उन्होंने कंडीशन रख दी कि आप घर देख सकते हो, लेकिन उसमें पहले आपने मुझे एडवांस देना पड़ेगा। वो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है कि एडवांस दे देता है घर देखने से पहले, और घर देखने के बाद उनमें बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 10 दिन के बाद इस घर की पूरी पेमेंट दो और आप ओनरशिप लो इस घर की, तो वो कंडीशन जो थी कुछ सम ऑफ अमाउंट एडवांस में की देने की, वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंट है, कंडीशन है, वो आप अपनी प्लेंट में लिख सकते हो कि ये जो कंडीशन थी ये हमने इस कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या इस कंडीशन पे ये चीज चली थी, उसके बाद हमने आगे ये फर्दर किया। अगर वो कंडीशन फॉलो करता है तो ठीक है, वो उसका डिफेंस ले सकता है कंडीशन प्रेसिडेंट का। अगर नहीं है तो डिफेंस नहीं ले सकता। यहाँ पर एक चीज और है कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है इसका डिफेंस प्लेंटिफ के पास भी है और डिफेंडेंट के पास भी है। मींस दोनों पार्टी कंडीशन प्रेसिडेंट का डिफेंस ले सकती हैं, दोनों के पास कंडीशन प्रेसिडेंट का डिफेंस है। तो रूल 6 क्या करता है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट आपने कोई कंडीशन है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी रूल 6 के अकॉर्डिंग। अब है रूल 7 डिपार्चर। रूल 7 डिपार्चर। ये डिपार्चर क्या करता है कि आपने जो प्लीडिंग्स दी है और उधर से रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दी है कि आपने दे तो रखी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि शूट के बीच में जब ट्रायल चला हुआ है कि कुछ नए जो पॉइंट्स हैं वो क्लेम कर दिए, ग्राउंड क्लेम कर दिया, कुछ नए पॉइंट्स को उसमें रेज किया गया जो कि प्लेंट में नहीं था। तो डिपार्चर जो रूल है वो ये कहता है कि जो आपने एक बार प्लेंट में मेंशन कर दिया वो आप बाद में मेंशन नहीं कर सकते।
जो प्लेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो शूट चलेगा, ट्रायल चलेगा। उसके बाद अगर आप कोई नया पॉइंट्स लेके आ रहे हो, नए फैक्ट्स लेके आ रहे हो, उसके बाद उसको मेंशन नहीं कर सकते। उससे आप जो प्लेट में दे रखा है आपने फैक्ट्स, उससे आप भाग नहीं सकते, डिपार्चर नहीं कर सकते। तो रूल 7 कहता है। लेकिन यहाँ पे एक रूल 7 एक बात और कहता है कि जहाँ पे डिपार्चर की बात कर रहे हैं कि आपने जो प्लेट में दिया है, आप उस जो प्लेट में आपने फैक्ट्स दिए उससे बाहर नहीं जा सकते। वहां पर रूल 7 कहता है कि आप बाहर जा सकते हो, लेकिन वो अमेंडमेंट के थ्रू जा सकते हो। अमेंडमेंट कब होगा? जब कोर्ट उसको परमिट करेगा। अदरवाइज अगर जब तक कोर्ट उसको परमिट नहीं करता तो अमेंडमेंट जो प्लीडिंग है आपकी, जो जिस फैक्ट पे आपकी प्लीडिंग है उससे बाहर आप नहीं जा सकते। सिर्फ एक कंडीशन पे जा सकते हो, जब उसको कोर्ट अलाउ करे अमेंडमेंट के लिए। तो डिपार्चर ये है कि आप अपनी जो प्लीडिंग है, जो फैक्ट्स है प्लीडिंग है, उनसे बाहर नहीं जा सकते। अब उसके बाद है रूल 8, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि डिनायल की किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर दिया। बेयर डिनायल कि जैसे ही डिफेंडेंट ने ये बोला कि नहीं सर, मैंने आपको बताया कि जो प्लीडिंग होगी वो पैराग्राफ में होगी और जो रिटन स्टेटमेंट होगी वो उसके आंसर्स होंगे वो भी पैराग्राफ में होंगे। अगर किसी पैराग्राफ में अगर है कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो डिफेंडेंट का बेयर डिनायल कि नो सर मैं इसे डिनायल करता हूं, तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी, लो ये कहता है यहाँ पे कि बेयर डिनायल ही, उसका एक बार मना कर देना ही ये माना जाएगा कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो तरह से दे रखे हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जहां पर एक्सप्रेस है वो तो ठीक है भाई, वो रिटन में है। इम्प्लाइड के लिए आपको विटनेसेस की जरूरत होगी, तो उन सिचुएशन में वो डिनाई कर सकता है। तो ये उसके बाद रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। डॉक्यूमेंट टू बी रूल 9 क्या कहता है और शिक्षा की कोई भी आपका जो शूट है वो किसी डॉक्यूमेंट पे ही बेस है। अगर वो डॉक्यूमेंट पे ही कोई शूट बेस है तो आपने वो डॉक्यूमेंट प्लेंट में बताने पड़ेंगे कि ये सो एंड सो डॉक्यूमेंट है, उनके बिहाफ पे मैं अपना जो डिफेंस ले रहा हूं कि ये चीजें हुई हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री बेस है कोई, तो आप लोग उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद जैसे हमने डिनायल की बात की थी, डिनायल कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट, हाँ यहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट पे ही बेस है तो डॉक्यूमेंट आपने मेंशन करने पड़ेंगे, बतानी पड़ेगी। एनेक्चर 1 ये है, एग्जिबिट 1 ये है, आप उसमें डॉक्यूमेंट की मेंशन करेंगे। उसके बाद है रूल 10, मैलिस नॉलेज एक्सेट्रा। रूल 10 कि आप प्लेंटिफ को पता है प्लेंट की जो अपोजिट पार्टी है उसको नॉलेज भी थी और उसकी जो मैलिस थी, इल इंटेंशन थी, उसके आपने वो यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, प्लेंट में बतानी पड़ेगी कि क्या उसकी नॉलेज थी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि आपको कंडीशन प्रेसिडेंट में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको कुछ अमाउंट है घर देखने से पहले वो यहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा, कुछ % ऑफ अमाउंट। उसके बाद अमाउंट सबमिट करा दिया, अमाउंट सबमिट कराने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से मना कर रहे हैं, तो उसको नॉलेज तो थी और मैलिस भी है कि भाई अमाउंट सबमिट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं और वहां पर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो वहां पर वो चीज आपने मैलिस अदर पार्टी की और नॉलेज वो वहां पे प्लेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। ये रूल 10 कहता है। उसके बाद रूल 11, नोटिस।
नोटिस कि कोई भी शूट जो फाइल होगी उससे पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा और वो मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये शूट फाइल करने से पहले वहां पर अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया था। जैसे कि हम सेक्शन 80 सीपीसी की अगर हम बात करें तो वहां पर मेंशन कर रखा है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर केस फाइल कर रहा है तो हमें एक नोटिस देना होगा 60 दिन का। तो वो एक अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हमने फाइल किया है तो हम अपनी प्लेंट में लिखेंगे कि मैंने एक 60 दिन का जो नोटिस था वो मैंने इनको सर्व किया है और उसके बाद इनके नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद 60 दिन के बाद मैंने जो है शूट जो है कोर्ट में डाला है। तो नोटिस दूसरी पार्टी को उसकी नॉलेज में लेके आना, हाँ कि आपके खिलाफ कोई केस है तो ये नोटिस है जो रूल 11 बात करता है। उसके बाद है रूल 12 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशन। रूल 12 और रिलेशन कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है जहां पे रिटर्न में नहीं है और कोई रिटर्न में नहीं है और वो कोई रिलेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपको अपनी प्लेंट में लिखना पड़ेगा। सपोज इसका एक एग्जांपल है कि ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं यहाँ रोहतक में एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और आप दिल्ली में एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्यों ना हम मिलकर रोहतक में एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें जहां से हम नई चीज शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। लेटर लिखा, उसके बाद उधर से भी रिप्लाई आया यस हाँ हम रेडी हैं। उसके बाद मीटिंग हुई, वो लेटर्स में चली है वो चीजें, अभी कॉन्टैक्ट हुआ नहीं लेकिन लेटर चल रहा है और उनकी जो सीरीज है लेटर्स की रिलेशनशिप की वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इस डेट को ये हुआ, इस डेट को वो हुआ, और चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, मेंशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद है रूल 13 प्रेजम्पशन ऑफ लॉ। प्रेजम्पशन ऑफ लॉ ये कहती है, रूल ये कहता है कि अगर कोई लॉ ने आपके प्रति कोई प्रेजम्पशन कर रखी है तो उसको आपको प्लेंट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम बात करें माइनर कॉन्ट्रैक्ट की तो कोर्ट ने पहले ही प्रेज्यूम कर सकता है कर रखा है कि वो है, तो आपको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपके फेवर में कोर्ट ने पहले ही प्रेज्यूम कर रखा है तो आप उसमें मेंशन नहीं करो, वो प्रेज्यूम्शन पहले ही लॉ की है, रूल कहता है। उसके बाद रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइन। टू बी साइन कि जो प्लीडिंग होगी वो पार्टी के द्वारा, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, उसके द्वारा साइन की गई होगी और उसके प्लीडर के द्वारा साइन की गई होगी। रूल 14 ये कहता है कि वो जो प्लीडिंग है उस पर पार्टी साइन करेंगी, उनका प्लीडर साइन करेगा, उनका एडवोकेट साइन करेगा। फिर इसका जो सेकंड जो है वो क्या कहते हैं कि कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टी अवेलेबल नहीं होती या फिर अब्सेंस है, वो प्लीडिंग पे साइन नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे रूल 14 में बताया गया है कि उनके ब्याह पे जो अथॉराइज पर्सन है, जो पार्टी ने अथॉराइज कर रखे हैं कि मैं आप मेरे ब्याह पे सू कर सकते हो या डिफेंस कर सकते हो, वो उस प्लीडिंग पे साइन करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि साइन होंगे पार्टी के द्वारा और प्लीडर के द्वारा। सेकंड कहता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पार्टी अनअवेलेबल है या अब्सेंस है, तो उस सिचुएशन में पार्टी के अथॉराइज पर्सन होंगे, वो पार्टी ने अथॉराइज कर रखे होंगे कि वो आप मेरे ब्याह पे शू कर सकते हो या डिफेंस कर सकते हो, वो उस प्लेट पे साइन करेंगे। तो रूल 14 ये कहता है कि प्लीडिंग साइन होनी चाहिए। उसके बाद है रूल 14A। रूल 14A एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ऑफ नोटिस कि जो भी नोटिस होंगे वो
एक प्रॉपर एड्रेस पे होंगे, डिपेंडेंट जो अगेंस्ट पार्टी है या डिफेंडेंट है उनके एक प्रॉपर एड्रेस पे होंगे, तो उनकी सर्विसेज क्या होगी। तो इसमें फर्स्ट क्या कहते हैं कि जो एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट एड्रेस कि जो एड्रेस प्लेंटिफ ने बताया, आपने प्लेंट में दिया है वो एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। अगर वो एड्रेस करेक्ट नहीं है तो ये पार्टी की जिम्मेवारी है, जिसने वो एड्रेस दिया है वो उसके लिए लायबल होगा। सेकंड क्या कहता है कि अगर एड्रेस चेंज है, अगर आप एड्रेस चेंज किया पार्टी ने तो उस एड्रेस चेंज की नॉलेज भी आपको कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि जो फर्दर नोटिस हैं वो पार्टी के पास जाएंगे। अगर एड्रेस करेक्ट नहीं है, अगर एड्रेस चेंज किया है तो कोर्ट को पता होना चाहिए कि प्रॉपर समन्स है या नोटिस है उनकी सर्विस हो सके। उसके बाद जो एड्रेस यहाँ पे करेक्ट एड्रेस की बात की, फिर उन्होंने क्या किया, एड्रेस चेंज की बात की, दो बात बोली रूल ने। अब थर्ड क्या कहता है कि जो चाहे वो फ्रंट में दिया या फिर बाद में दिया एड्रेस, जो थर्ड रूल क्या कहता है, जो एड्रेस दिया है उसको कोर्ट करेक्ट मानेगी अकॉर्डिंग टू रूल 14A। जो एड्रेस दिया है पार्टी ने उसको करेक्ट मानेगी, चाहे वो स्टार्टिंग में दिया हो या बाद में एड्रेस चेंज के अकॉर्डिंग दिया हो। फिर उसके बाद है सब रूल 14 का सब रूल 5, रूल 14A सब रूल 5। ये क्या कहता है कि कोर्ट को अगर ये लगता है या कोर्ट को मिला कि जो एड्रेस है अपोजिट पार्टी का, डिफेंडेंट का, वो गलत दे रखा है, चाहे वो अपने आप पता लगे या अपोजिट पार्टी के थ्रू पता लगे, उनके एप्लीकेशन के थ्रू पता लगे कि जो पार्टी का जो एड्रेस है वो गलत दे रखा है, तो कोर्ट के पास पावर है यहाँ पर 15 रूल सब रूल 5 में क्या करेगी, फर्स्ट पावर है कि वो जो सूट है स्टे कर देगी। फर्स्ट पावर है रूल जो सूट है उसको स्टे कर देगी। अगर एड्रेस कोर्ट को पता लग जाए अपने आप या पार्टी की एप्लीकेशन पे कि जो एड्रेस है वो गलत है, तो पहला कोर्ट के पास पावर है कि वो सूट को स्टे कर देगी। सेकंड पावर है डिफेंस स्ट्रक ऑफ, डिफेंस स्ट्राइक आउट कि जो डिफेंस पार्टी ने लिया है उस डिफेंस को ही स्ट्राइक आउट कर देगी कि और उस पोजीशन में पहुंचा देगी पार्टी को कि आपने कोई डिफेंस लिया ही नहीं, क्योंकि जो आपने एड्रेस दिया है वो गलत है, और उस गलत ये आपकी एक पेनल्टी है कि आपकी जो सूट है वो स्टे कर दी गई है, आपका जो डिफेंस है वो स्ट्राइक आउट कर दिया गया है। फिर फर्दर जो रूल 6 है, सब रूल 6 है, वो क्या कहता है इसका, अगर कोर्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया इसके डिफेंस को या स्टे को, फिर सब रूल 6 कहता है अगर पार्टी जो प्लेंटिफ है उसका प्रॉपर एड्रेस कोर्ट में सबमिट कराया, कोर्ट को प्रॉपर एड्रेस दे या रिजनेबल ग्राउंड दे कि हाँ कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि हाँ इनके पास यही एड्रेस था और अब प्रॉपर एड्रेस जो है प्लेंटिफ ने दिया है, तो वो बाद में कोर्ट जो सूट है जो स्टे किया था अपने ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी और जो ट्रायल था उसको वापस स्टार्ट कर देगी, और उसका सेकंड है जो उसका डिफेंस को किया था उसके डिफेंस को भी मान लेगी और उसी डिफेंस पे सूट को आगे ट्रायल के लिए कर देगी। ये रूल सब रूल 6 कहता है 14A का। अब आता है रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग में क्या है कि जो आपने प्लीडिंग की है उसके एंड में जो पार्टी है वो वेरीफाई करेगी कि जो फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं वो सही हैं मेरी नॉलेज के अनुसार।
सेकेंड इसमें एक चीज है कि सभी जो फैक्ट्स हैं उसकी, क्योंकि कुछ लीगल टर्म्स हैं, लॉज हैं, वो पार्टी को हो सकता है ना पता हो, तो उसमें पार्टी ये भी लिखेगी कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई, जो इन्फॉर्मेशन मेरे एडवोकेट ने, मेरे प्लीडर ने मुझे दी, वो सही है। रूल 15 प्लीडिंग, जो प्लीडिंग की है उसमें जो पैराग्राफ मैंने बताया कि पैराग्राफ में हम दो चीजें तो लिखेंगे कि ये जो चीजें हैं मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही हैं, और जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मेरे एडवोकेट ने दी, जो मुझे रिसीव हुई, वो सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है, और नीचे वो अपने साइन करेंगे और डेट लिखेंगे। तो ये होगा वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग कि पार्टीज जो है, जो प्लीड करेंगी उनकी वेरिफिकेशन होगी, वो वेरिफिकेशन में नीचे लिखेंगे ये फैक्ट्स हैं वो सही हैं, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, और डेट और साइन वो अपना नीचे करेंगे, ये है वेरिफिकेशन। उसके बाद 16 रूल है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। रूल 16 आउट प्लीडिंग कि कोर्ट को यह लगे किसी भी स्टेज पे कि जो प्रोसीडिंग है, जो ट्रायल चल रहा है, वो कोर्ट को डिले है, अननेसेसरी है, झूठा है, वो उसको स्ट्राइकिंग आउट कर सकते हैं, या फिर उसको अमेंड कर सकते हैं, या अल्टर कर सकते हैं। रूल 16 में कि अगर कोर्ट को ये लगे कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अब्यूज हो रही है, डिले हो रहा है, या जो पार्टीज हैं वो अब्यूज हो रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग और डिले हो रहा है, तो वो जो फैक्ट्स हैं या कोज ऑफ एक्शन है या कुछ प्लीडिंग है उसको अमेंड कर सकती है, अल्टर कर सकती है, स्ट्राइकिंग आउट कर सकती है। वो कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी स्टेज पे वो चीजें कर सकती हैं। उसके बाद हमारा है रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कि जो प्लीडिंग है उसको अमेंड, तो यहां पे भी कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे जनरली इसके दो है, प्रोविजन दे रखा है कि आफ्टर ट्रायल, ट्रायल के बाद अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन जनरली रूल कहता है कि एट एनी स्टेज, जनरली कहता है एट एनी स्टेज कि किसी भी स्टेज पे जो है प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रोविजो है वो कहता है कि ट्रायल जहां स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद प्लीडिंग को अमेंड नहीं कर सकता। नोट अमेंडमेंट ट्रायल कमेंस, नो अमेंडमेंट अलाउड प्लीडिंग। जनरल रूल कहता है कि किसी भी स्टेज पे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजन दे रखा है कि ट्रायल के बाद जब ट्रायल स्टार्ट हो गया आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। कि जो अब बात आती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, जहां पर ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि जो कोज ऑफ एक्शन क्या है पार्टीज का, तो वहां पर कोर्ट एक या तो पार्टी एप्लीकेशन है अमेंडमेंट की कि हमें ये अमेंड करना है, या चीजें अमेंड करनी है, या कोर्ट को भी ये लगता है कि जो पार्टीज का जो कोज ऑफ एक्शन है या फैक्ट्स है कि फैक्ट्स पे वो बहस कर रहे हैं, हमें क्या डिसाइड करना है, तो कोर्ट भी अमेंड करने का, अल्टर करने का ऑर्डर दे सकता है पार्टीज को। लेकिन इसमें दो चीजें करके, पहला कहता है जनरली एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अल्टर किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। सेकंड कहता है प्रोविजो कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अमेंड नहीं किया जा सकता। तो बात आती है कि ट्रायल क्या है इसमें, कि जब पहले प्लेट होगी
उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होगी, इशू फ्रेम हो गया कि इशू ये है, इस चीज पे हमें शूट क्या करनी है। उसके बाद जब विटनेसेस की बात आती है, जब विटनेसेस होने लग रहे हैं, वहां से ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोविजन ये कहता है कि ट्रायल प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होगी, जब विटनेसेस की बारी आ गई या एविडेंसेस की बारी आ गई, तब आप अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक लीनियंट व्यू है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पार्टी को प्लीडिंग सबमिट करने के बाद या ट्रायल स्टार्ट होने के बाद पता लगे और वो अब कोर्ट को इस केस में नेसेसरी है, तो कोर्ट उसमें बाद में भी अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट के लिए। यहाँ पे जो ट्रायल कमेंसमेंट के बाद कहा है, तो उसमें थोड़ा लीनियंट व्यू है कि कोर्ट बाद में उसको अलाउ कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जो लास्ट रूल है इस ऑर्डर का, ऑर्डर 6 का, कि फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, टू अमेंड आफ्टर, कि जहां पे कोर्ट ने अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन लगा दिया, ऑर्डर दे दिया, कि जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप अमेंड कर सकते हो, और वहां पे मेंशन नहीं किया गया कि आप कितने टाइम में, सॉरी, अगर कोर्ट मेंशन कर देता है कि आप 14 डेज में, 15 डेज में या 30 डेज में आप जो है अमेंड कर सकते हो, अगर वहां पे टाइमिंग मेंशन नहीं कर रखा तो वहां पे 14 डेज, विद इन 40 डेज, 14 days from the date of order। कि जब से ऑर्डर पास हुआ है उसके 14 दिन के अंदर आप अमेंड कर सकते हो। ये जब ऑर्डर 6 था, जिसमें प्लीडिंग के जनरली रूल बताए गए थे कि प्लीडिंग जब हम करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हम मेंशन करेंगे और क्या क्या चीजें मेंशन नहीं करेंगे, ये सब रिगार्डिंग था। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्लीडिंग में मैंने बताया कि उसमें प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, अगर फिर नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें हम प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि क्या है। अभी सिर्फ प्लीडिंग के जो रूल्स थे उसको डिसाइड किया कि प्लीडिंग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो मैंने बताया पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है किसी की तो मुझे कमेंट कर सकता है, कोशिश करूंगा मैं उसकी क्यूरीज को सॉल्व करूं, उसका सही से जवाब दे पाऊं। धन्यवाद।